रिप्रोडक्शन बेटा वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन का टॉपिक हमारा हो चुका है और यहाँ पर उसके तकरीबन 50 MCQs हैं। सबसे पहला रिप्रोडक्शन का MCQ देखेंगे। रिपीटेड डिवीजन बाय द सेल्स ऑफ अ जर्मिनल एपिथेलियम प्रोड्यूसेस स्पर्मेटोगोनिया एंड। जो आपके पास रिपीटेड डिवीजन चल रही होती है उन सेल्स की जो कि जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर मौजूद होते हैं ताकि स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस हो। तो ये जर्मिनल एपिथेलियम किसकी होती है? स्पर्म डक्ट की होती है, सेमिनिफेरस डक्ट सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की होती है, या इजैकुलेटरी डक्ट की होती है, या फिर एपिडिडाइमस की होती है। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स होते हैं, ठीक है, नाम क्या होता है उनका? हाँ, उसमें कौन से सेल जो है आपके पास प्रोड्यूस करते हैं? जर्म सेल्स का काम क्या है? जो आपके पास जर्मिनल एपिथेलियम पे मौजूद होते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम किसकी होती है? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की बेसिकली होती है, जहाँ पर किसकी प्रोडक्शन चल रही होती है? स्पर्मेटोगोनिया की। यानी कि बेसिकली स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस होता है, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्पर्म्स। ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हो गया इसका राइट आंसर। देन नेक्स्ट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो आपके पास हैं उनकी अगर क्या होगी? मेयोटिक डिवीजन। सही है, मेयोटिक डिवीजन से क्या फॉर्म होगा? स्पर्मेटिड्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनना चाहिए। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जिस डिवीजन के थ्रू कन्वर्ट होता है वो होती है आपके पास मेयोटिक डिवीजन, मतलब मियोसिस। और उसके अंदर क्या होता है आपके पास? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज कंटेनिंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और जब वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में तो इट हैज़ बिकम n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ। ठीक है, नेक्स्ट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट गिव राइज टू स्पर्मेटिड्स रो। अब ये अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है, देन फिर माइटोसिस चलती चली जाती है ना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? माइटोसिस होगा। ठीक है, लेकिन स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब आप लोग सही कह रहे हो माइटोसिस होगी, लेकिन यहाँ पर हम मियोसिस 2 कहेंगे। क्यों मियोसिस 2 कहेंगे? बिकॉज आपके पास स्पर्म फॉर्मेशन से पहले पहले तक तो मियोसिस 2 चल रहा होता है ना। स्पर्म फॉर्मेशन से पहले पहले तक तो मियोसिस 2 चल रहा होता है ना। पहले माइटो वो होती है, मियोसिस होती है। मियोसिस के नतीजे में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फिर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके पास, फिर वहाँ से मियोसिस 2 चलना शुरू हो जाती है। देखो ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होती है आपके पास। मियोसिस में आपके आसपास स्टेप हो जाता है, देन उसके बाद जैसे ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है देन उसके बाद आपके पास क्या चलना शुरू हो जाती है? मियोसिस 2 चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, और इस वक्त तक चलती रहती है जब तक स्पर्मेटिड्स फॉर्म नहीं होते। तो मियोसिस 2 इसका राइट आंसर है। उस पिक्चर में बना हुआ भी है ना आपके पास, पिक्चर देखिए ना बायो की किताब में। अब आप लोग हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis तो है ही नहीं, लेकिन ये सवाल वहाँ से, लेकिन ये जर्नल क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किससे बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पर यही पूछ रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। उसके बाद ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर हम किसकी बात करें? स्पर्मेटोजेनेसिस की। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या फॉर्म होता है? स्पर्म फॉर्म होता है। ईच स्पर्मेटोसाइट्स अल्टीमेटली गिव राइज टू 4 वायबल स्पर्म्स, 2 वायबल स्पर्म्स, 1 वायबल स्पर्म, 3। पहले हम मियोसिस होती है, देन फिर माइटोसिस चलना शुरू हो जाती है। पूरी कंप्लीट मियोसिस के बाद जो आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो टोटल क्या होता है इसका नंबर? 4 वेरिएबल स्पर्म्स होते हैं। Then question number 6, germ cells in the ovary produces many oogonia which divide to give rise to the primary oocytes by। germ cells in the ovary produce many oogonia। germ cell जो आपके पास ओवरी में मौजूद होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? oogonia which divides to give rise to the primary oocyte, और उसके डिवीजन से प्राइमरी oocyte बनेगा। तो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनने के लिए माइटोसिस मियोसिस होती है, देन उससे पहले क्या चल रही होती है? माइटोसिस चल रही होती है। तो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन 6 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होना चाहिए? 6 का आंसर होना चाहिए माइटोसिस। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तो आपके पास जब तक बनता है तब तक प्योर माइटोसिस चलती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जैसे कि अब यहाँ पर देखो प्राइमरी oocyte बनेगा जब तक आपके पास जर्मिनल सेल से, तो उस वक्त तक होगी माइटोसिस। फिर प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte जब फॉर्म होगा तो मियोसिस 1,
सही है। देन उसके बाद फिर क्या होगा आपके पास, जब तक आपके पास मेच्योर ओवम नहीं फॉर्म हो जाता तब तक आपके पास क्या चलेगी, मियोसिस टू। जैसे वहाँ चलता है वैसे यहाँ पर भी होता है। तो माइटोसिस हो गया इसका राइट आंसर। बस इतना याद रखो कि प्राइमरी oocyte से पहले माइटोसिस, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte के दरमियान मियोसिस वन, और सेकेंडरी oocyte के बाद मियोसिस टू। ठीक है। उसके बाद प्राइमरी oocytes ओरिजिनेट माइटोटिकली फ्रॉम प्राइमरी oocyte माइटोटिकली, अभी उन्होंने बताया कि ऊपर क्या है, ओगोनिया। देन नेक्स्ट, प्राइमरी oocyte डिवाइड बाय डैश इनटू द हैप्लॉइड सेकेंडरी। हैप्लॉइड का मकसद है, तो हैप्लॉइड कब होता है, मियोसिस के भी अंदर, किस में, मियोसिस वन में होता है। सही है। प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी बन रहे हैं ना, तो आपके पास क्या होगी, मियोसिस वन। और हैप्लॉइड का मकसद है 2n से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। क्लियर। देन नेक्स्ट, हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes एंड फर्स्ट पोलर बॉडीज आर फॉर्म मियोटिकली फॉर्म। देखो हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes आपके पास बन रहे होते हैं। हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes का मकसद n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखने वाला oocyte बनता है, मतलब मियोसिस हो चुकी है। एंड फर्स्ट पोलर बॉडी आर फॉर्म मियोटिकली फ्रॉम। अब फर्स्ट पोलर बॉडी कब फॉर्म होगी, मियोटिकली। अब देखो मियोटिक डिवीजन कब होती है आपके पास, प्राइमरी से जब आपके पास बनता है सेकेंडरी। तो यहाँ पर क्या होगा, हैप्लॉइड सेकेंडरी oocytes किससे बनते हैं, प्राइमरी oocytes से, और साथ में क्या बनना होता है आपके पास, पोलर बॉडीज फॉर्म हो रही होती है ना। यानी कि मियोसिस जब आपके पास चल रहा होता है प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में, मियोसिस वन जब हो रहा होता है, तो मियोसिस वन जब होता है तो आपके पास क्या बनती है, पोलर बॉडीज फॉर्म होती हैं। ठीक है। बस यहाँ पर क्या दिया था ना, हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, तो सेकेंडरी का आंसर सिंपल क्या होगा, प्राइमरी होगा बस, और इसके नतीजे में मियोसिस वन चल रहा होता है। और सेकेंडरी के बाद मियोसिस टू, जब तक मेच्योर ओवम या मेच्योर स्पर्म्स ना बन जाए। ऐसा ही है ना, अब यही बताया था। द प्राइमरी oocyte डिवाइड मियोटिकली इनटू द हैप्लॉइड। प्राइमरी oocyte किस में बनेगा, सेकेंडरी oocyte में। नेक्स्ट, वही एक ही तरह से चल रहा है, सेकेंडरी oocyte डिवाइड मियोटिकली इनटू द हैप्लॉइड। अब सेकेंडरी oocyte डिवाइड हो रहा है और मियोटिक टू डिवीजन होगी, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी oocyte डिवाइड मियोटिकली इनटू द हैप्लॉइड। सेकेंडरी oocytes एंड सेकेंड पोलर बॉडी, ओवम एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी, क्या होगा 11, सेकेंडरी oocytes एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। ओवम बनेगा और सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी। सेकेंडरी oocytes एंड फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड बाय मियोसिस टू। अभी आपने पढ़ा था पहली बार क्या होगा, आपके पास क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है और सेकेंडरी oocyte के साथ एक पोलर बॉडी बनती है। और जब एक पोलर बॉडी बना है, ये डिवीजन के नतीजे में क्या बनाएगा, दो पोलर बॉडी। और जो सेकेंडरी oocyte है वो आपके पास डिवाइड होगा। देखो लिखा हुआ है सेकेंडरी oocytes एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte बन गया था मियोसिस वन में, और फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई थी किसमें, मियोसिस वन में। यही बना था ना मियोसिस वन में, मियोसिस वन में सेकेंडरी oocyte बना था और एक हैप्लॉइड आपके पोलर बॉडी बनी थी। अब अगर सेकेंडरी oocyte और जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो मियोसिस टू में चला जाए, तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, ओवम बनेगा और तीन पोलर बॉडीज फॉर्म होगी। ओवम बनेगा और तीन पोलर बॉडीज फॉर्म होंगी, दो है ना, तो दो से तो चार बन जाएंगे ना। देखो जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte बन गया और साथ में पहली पोलर बॉडी बन गई, प्राइमरी oocyte से मियोसिस वन हो गया। अब मियोसिस टू जो होगा तो पोलर बॉडी जो है वो दो पोलर बॉडी में कन्वर्ट होगी, और जो सेकेंडरी oocyte है वो एक पोलर बॉडी और एक मेच्योर ओवम में कन्वर्ट होता है। प्राइमरी oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte बना, सेकेंडरी oocyte जब बनता है तो साथ में एक पोलर बॉडी बन जाती है। अब जो एक पोलर बॉडी बनी है वो फर्दर दो पोलर बॉडी में टूटेगा, और जो एक सेकेंडरी oocyte बना है वो एक पोलर बॉडी बनाएगा और साथ में एक मेच्योर ओवम बनाएगा। सही है। तो ये यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ओवम बनेगा और तो सर इसमें तो सेकेंडरी की बात हुई है ना, तो सेकेंडरी जो oocyte है वो पहले, अरे पहले प्राइमरी oocyte था, फिर हाँ। सेकेंडरी oocyte बना। अब सेकेंडरी oocyte से आपके पास सेकेंडरी oocyte जब बना तो साथ में पोलर बॉडी बनी, साथ में पोलर बॉडी बनी। अब जब आपके पास ये पोलर बॉडी है, अब मियोसिस टू चलेगा ना, मियोसिस टू में ये सेकंड पोलर बॉडी कन्वर्ट होगा, दो फर्दर पोलर बॉडी के, फर्स्ट पोलर बॉडी सेकंड पोलर बॉडीज दो में कन्वर्ट होगा, और ये जो आपके पास सेकेंडरी oocyte बना था ये एक पोलर बॉडी में कन्वर्ट होगा और एक मेच्योर ओवम में कन्वर्ट होगा। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ओवम एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी, ओवम एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी। पहले जो बनती है पोलर बॉडी उसको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte से बना था ना, तो प्राइमरी पोलर बॉडी। सेकेंडरी से अब बनेगा तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पोलर बॉडी। बेसिकली इसको बोला जाता है सेकेंडरी पोलर बॉडी, या सेकंड टाइम पर जो पोलर बॉडीज बनती हैं। देन उसके बाद अ डैश इज एस्टैब्लिश बिटवीन यूट्राइन एंड फीटल टिश्यूज़। यूट्रस और फीटल टिश्यूज़ के दरमियान में कोई एक चीज़ होगी, अम्बिलिकल कॉर्ड, कंसेप्शन, प्लेसेंटा या प्रेगनेंसी is established between uterine and fetal tissues for the exchange of oxygen, carbon dioxide, waste, nutrients and other material. यहाँ पर umbilical cord, what is umbilical cord? umbilical cord हाँ tissues होती है,
बोलो। rope like structure forming in between रोप लाइक, placenta and embryo. यस। ये जो यहाँ पर इसका आंसर तो वैसे तो प्लेसेंटा ही है। प्लेसेंटा जो आपके पास यूट्राइन और फीटल टिश्यूज़ वगैरह जो होती है आपके पास फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर मिनरल्स का काम करते हैं। गैमेट्स प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस, इन गैमेट्स प्रोडक्शन कंटिन्यूअस रहता है कहाँ पर? ह्यूमन मेल, ह्यूमन फीमेल, ओवरीज ऑफ फीमेल, यूट्रस ऑफ फीमेल। Human male ह्यूमन मेल में, क्योंकि ह्यूमन फीमेल में तो आपके पास जो वो है cycle. ओवरी है, ये साइक्लिक मैनर में एवरी मंथ वर्किंग कर रही होती है, जबकि ह्यूमन मेल के अंदर रिप्रोडक्शन कंटिन्यूअस रहती है, ठीक है, टेस्टिस में। तो इसका क्या आंसर होगा? ह्यूमन मेल। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व द चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ द होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इन्वॉल्व द चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन, गैमेटोजेनेसिस या फिर oogenesis। It involves change in the structure and function of the whole reproductive menstrual. यस, नहीं ना सही बोल रहा था। Menstrual मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होती है तो उसकी वजह से पूरे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज हो रहा होता है ना, रिप्रोडक्शन स्पेशली जो आपके पास प्लेसेंटा वो है, क्या नाम है, पेयर शेप ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्या कहते हैं ovaries. उसे? नहीं, फंडस होता है जिसपे सर्विक्स और वेजाइना जिससे कनेक्ट होता है, बीच में क्या होता है? बीच में पेयर शेप ऑर्गन क्या है, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा उसका। Reproductive system organ में ये fallopian, oviduct, ये पोर्शन क्या है? uterus. यूट्रस। बेसिकली यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग क्या हो रही होती है? शेड ऑफ हो रही होती है, दोबारा रिफॉर्म हो रही होती है, तो ना, तो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो इस पे कंजस्ट है, और ओवरीज पर मेनली कंजस्ट है। ये तो सिर्फ ट्यूब है आपके पास, ठीक है, और ये पैसेज वे है। असल तो यहाँ पर होती है ना आपके पास, तो यहाँ पर जो लाइनिंग है बनती है और ख़त्म होती है, तो वो ऑर्गन जो बनता है, डेवलप होता है, ख़त्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो किस में चल रही होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो यहाँ पर यही पूछ रहा था, इट इन्वॉल्व द चेंजेस इन अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इट इन्वॉल्व द चेंजेस किस में होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस होती है स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। नॉर्मल डेज में अलग फंक्शन कर रहा होता है, और जब मेंस्ट्रुएशन होती है तो उसका अलग, मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग। ओनली वन फॉलिकल कंटिन्यूज टू ग्रो विद इट्स प्राइमरी oocyte while the rest break down by ovulation, maturation, follicle degeneration या follicle atresia। Degeneration. नहीं, Atresia. Follicle atresia. basically when only one follicle continues to grow with a primary oocyte while the rest break down by follicle atresia, इसको हम बोलते हैं। मैंने बोला भी था कि आपके पास सिर्फ एक फॉलिकल जो है ना वो ग्रोथ पाता है, बकिया फॉलिकल डीजनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और उसमें से डीजनरेशन के दौरान एक फॉलिकल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जो एक फॉलिकल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ था उसको हम बोलते हैं फॉलिकल एट्रीजिया। इस प्रोसेस को बोला जाता है फॉलिकल एट्रीजिया। नेक्स्ट, सेकेंडरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। अभी भाई ये कहाँ से आ गया? ये रेस्टोरेंट अच्छा, पेज आगे पे हो गया क्या? नहीं आगे जाएगा ना कुछ. अच्छा, मैं पीछे आ गया था। ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट, ईस्ट्रोजन किसको स्टिमुलेट करता है? Secretion of LH. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल डिक्लाइन होता है और ईस्ट्रोजन का लेवल जैसे इंक्लाइंड होता है। तो ईस्ट्रोजन किसको स्टिमुलेट कर देता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को, ठीक है। यानी कि हमने पढ़ा था कि जैसे ही आपके पास ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज होगा। नहीं ये देखते हैं ना कौन सा है। लेइंग डाउन भी करेगा, सही कह रही है, लेइंग डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। वो इसका क्यों नहीं करता. ईस्ट्रोजन का काम है ना। ईस्ट्रोजन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? आपके पास फ्लावर शेप बॉडी दैट इज कॉल्ड एज, वो कॉर्पस ल्यूटम से प्रोजेस्टेरॉन होता है. देखो ईस्ट्रोजन जो आपके पास है ना, ईस्ट्रोजन का काम क्या? ईस्ट्रोजन जब प्रोड्यूस होना शुरू होता है किससे? मेच्योर ओवम जब रिलीज हो जाता है हाँ. तो आपके पास येलो शेप स्टार्ट ऑर्गन बनता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से ईस्ट्रोजन सिक्रीट होता है। ये ईस्ट्रोजन किसको मेंटेन कर रहा होता है आपके पास? लेइंग, आप यहाँ पर कह रहे हैं ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट लेइंग डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। बुक है, दिखाता हूँ। ईस्ट्रोजन की जब स्टिमुलेशन होती है तो ईस्ट्रोजन की स्टिमुलेशन के दौरान बेटा आपके पास सिक्रीशन ऑफ एलएच जो है ये तो इंक्रीज होता ही है, ठीक है, लेकिन साथ में लेइंग डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, आपके पास होगी ताकि आपके पास जो यूट्राइन वॉल है उसकी क्या हो जाए? थिकनिंग शुरू हो जाए।
लेइंग डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम का मकसद होता है रेस्टिंग फेज में, ठीक है। रेस्टिंग के बाद क्या होता है आपके पास, वर्किंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ले डाउन पोजिशनिंग में कब होता है, जिस वक्त किसकी सेक्रीशन हो रही होती है, एलएच की। देन उसके बाद क्या हो जाता है आपके पास, उसके बाद फिर इसकी थिकनिंग शुरू हो जाती है, सही है। तो इसका राइट ऑप्शन यही वाला हो गया। देन उसके बाद डिक्रीज ऑफ द एफएसएच एंड इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन। एफएसएच का लेवल डिक्रीज हो रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज हो रहा है, मतलब फॉलिकल ग्रोथ कम होना शुरू हो जाएगी, मतलब प्रोलिफरेशन फेज आपके पास जो है बस आप स्टार्ट हो। एंड इंक्रीज ऑफ द ईस्ट्रोजन कॉजिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सेक्रीट। अब बताओ एफएसएच का लेवल, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, एफएसएच का लेवल डिक्रीज हो रहा है और किसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, ईस्ट्रोजन का लेवल। तो कौन सा हार्मोन इस पॉइंट पर रिलीज होना शुरू हो जाता है, इस पॉइंट पर आपका एलएच रिलीज होना शुरू हो जाता है। फॉलिकल सेल्स आफ्टर रिलीज ऑफ द एग, वो फॉलिकल सेल जो कि एग को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, आर मॉडिफाइड टू फॉर्म अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है ना। Yes, hormones develop the endometrium and make it receptive for the implantation of zygote. Which hormone develop the endometrium? Endometrium की lining को कौन thicken करता है? And make it receptive for the implantation of zygote. Follicle stimulating hormone का काम क्या है? Follicles की growth. Progesterone का काम क्या है? Thickening of uterine wall. और estrogen का काम क्या है? यहाँ पर पूछ रहा डेवलप द एंडोमेट्रियम, अभी ऊपर भी बोला था डेवलप द एंडोमेट्रियम, बताओ कौन होगा, क्वेश्चन नंबर 19। तुम लोगों ने क्या बताया, प्रोजेस्टेरॉन ही होता है, ठीक है। ईस्ट्रोजन का काम अभी आपने देखा था, लेइंग डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम, तो लेइंग डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम कौन करता है, ईस्ट्रोजन, और डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। मतलब पहले ईस्ट्रोजन है, सुला के रखेगा, देन फिर प्रोजेस्टेरॉन है, एक्टिवेट कर देगा आपके पास, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल व्हेन इट बिकम्स रेस्ड, देन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग विल बिकम्स टू बी रेस्ड, ठीक है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन यूजुअली लास्ट फॉर, मेंस्ट्रुएशन का नॉर्मल टाइम पीरियड क्या है, 2 to 5 डेज। क्यों, फेडरल में तो लिखा हुआ है आपके पास 1 to 5 डेज होता है। अब 2 to 5 डेज में अगर देखो तो यहाँ 4 डेज लिखा हुआ है। 3 to 7 में देखो तो 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 4 डेज है। 2 to 5 डेज में देखो आपके पास 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 4 to 8 डेज में देखो 4 डेज, 5 to 9 डेज। मेंस्ट्रुएशन यूजुअली लास्ट फॉर, मेंस्ट्रुएशन का नॉर्मल डेज क्या होता है, 2 to 5 डेज। वहाँ तो आपकी किताब पे लिखा हुआ है 1 to 5 डेज लिखा हुआ है। 3 to 7 भले उसके आंसर में हो, लेकिन देखो हम उससे मुझे कोई तदाद नहीं है, सर जो आपकी किताब है उस किताब में क्या लिखा हुआ है, 1 to 5 डेज लिखा हुआ है ना, 1 to 5 डेज है, तो उसके अकॉर्डिंग दिखाओ, बुक दिखाओ। डे 1 से लेके डे 5 तक चलता है ब्लीडिंग। अच्छा, मेंस्ट्रुएशनल फेज पूरा आपके पास जो है, यहाँ पर सिर्फ मेंस्ट्रुएशन इज अ प्रोसेस दैट अकर्स इन अ मेंस्ट्रुएशनल फेज, सही है। 3 to 5 डेज, 3 to 7 डेज इसका ऑन एवरेज। मेंस्ट्रुएशन फेज जो होता है ना पूरा, उस फेज में आपके पास सिक्रीशन के साथ साथ मजीद और प्रोसेस चल रहे होते हैं, वो पूरा 1 से लेकर 5 दिन तक का होता है। लेकिन मेंस्ट्रुएशन इज जस्ट द फ्लो ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ द ब्लड दैट कंटेन्स द एंडोमेट्रियम लाइनिंग टिश्यूज एज वेल एज ब्लड कैपिलरीज एंड द थिंग्स दैट अपीयर्स इन दैट फेज। तो यहाँ पर 3 to 7 डेज उसका ऑन एवरेज है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है बुक में, कितना है, 3 to 5 डेज लिखा हुआ है। तो 3 to 5 डेज होता है, मिनिमम भी 3 होता है, 2 डेज नहीं होता। मेंस्ट्रुएशन जो आपके पास है, यानी कि नॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है, मिनिमम मिनिमम भी 3 डेज तक चलता है, 2 डेज तक नहीं चलता। तो ऑन एवरेज इसलिए हमने 3 वाला ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने सेलेक्ट किया। समझ आई बात, यानी कि 2 डेज तो मिनिमम हो ही नहीं सकता। यहाँ लिखा हुआ 2 to 5 डेज, मतलब 2 दिन होगा या 3 दिन होगा, 4 दिन या 4 दिन या 5 डेज होगा, तो मिनिमम 2 डेज नहीं हो सकता, मिनिमम भी कितना होगा, 3 डेज होगा, ठीक है। ये लो, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, द डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड एंड द सेल डेब्रिस, यानी कि देखो इसी की डेफिनेशन बता रहे हैं। 3 to 7 डेज तक क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ द ब्लड एंड द सेल डेब्रिस फ्रॉम द वजाइना एट द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन लास्ट फॉर अबाउट 3 to 7 डेज, मिनिमम 3 एंड एवरेज इज अबाउट 7, ठीक है। उसके बाद द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली रिपीट्स एवरी, ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल कब कब रिपीट होती है, एवरी 28 डेज या 29 डेज, एवरी 28 डेज में होता है, ठीक है। यूट्राइन साइकिल इज ह्यूमन इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल टू रिसीव द डैश इफ फर्टिलाइजेशन अगर,
यूट्राइन साइकिल इन ह्यूमंस इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल टू रिसीव द डैश इफ फर्टिलाइजेशन अगर किस चीज़ को, जायगोट को, एम्ब्रियो को, ओवम को या एग को? ओवम को कैसे बेटा? जायगोट को ना आपके पास फर्टिलाइजेशन हो गई है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपके पास ओवम होता है या जो एग सेल होता है वो आपके पास फर्टिलाइज हो जाता है, स्पर्म के साथ क्या बन जाता है? जायगोट। तो जायगोट आपके पास जो है फिर आकर के इम्प्लांट होता है ना, तो इम्प्लांटेशन यहाँ पर यही कह रहे हैं कि यूट्राइन साइकिल इन ह्यूमंस इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल टू रिसीव द डैश। तो इफ द फर्टिलाइजेशन अगर आपके पास फर्टिलाइजेशन हो गई तो जायगोट आकर के इम्प्लांट हो जाएगा। The ovary under the stimulation of dash also produce dash। ovary under the stimulation किसके होता है? FSH के होता है ताकि वो प्रोड्यूस करे ईस्ट्रोजन, या फिर FSH के होता है ताकि वो प्रोड्यूस करे LH। LH तो काम ही नहीं है ओवरी का प्रोड्यूस करना, FSH भी काम है, FSH भी देखो काम नहीं है आपके पास किसका? द ओवरी अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ डैश ऑल्सो प्रोड्यूस। यहाँ पर कह रहा है ओवरी इसके स्टिमुलेशन में होता है ताकि ये प्रोड्यूस करे। ओवरी को कौन स्टिमुलेट करेगा? ओवरी को स्टिमुलेट करता है एफएसएच आकर के, ताकि उसमें से क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए? फॉलिकल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। और बेसिकली तौर पर फॉलिकल जो होता है ना, उसमें जो मेच्योर फॉलिकल होता है वो प्रोड्यूस करता है आपके पास ईस्ट्रोजन। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये आपके पास आ रहा है किससे? ओवरी से निकल के आ रहा है बेसिकली। हाँ, ईस्ट्रोजन वही प्रोड्यूस कर, मतलब फॉलिकल से प्रोड्यूस हो रहा होता है ये आपके पास। अभी वो पिक्चर है नहीं, वरना मैं तुम लोग को एक पिक्चर दिखा दूंगा, उसमें से आपको पता लग जाएगा कि ईस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज़ होता है, कौन किसको रिलीज़ करता है, अभी दिखा दूंगा पिक्चर। तो आपके पास ओवरी जो है ना अंडर स्टिमुलेशन होती है, किसकी अंडर स्टिमुलेशन होती है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, और वही रिलीज़ कर रहा होता है ईस्ट्रोजन को भी। ठीक है, अब ये ओवरी के अंदर किधर से रिलीज़ हो रहा होता है ये अभी पिक्चर में दिखा दूंगा, लेकिन ओवरी को स्टिमुलेट करता है एफएसएच ताकि ओवरी से क्या रिलीज़ हो? ईस्ट्रोजन रिलीज़ हो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल द हार्मोन एट इट्स पीक। ल्यूटियल फेज में कौन हाई पीक पर होगा? राइजिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट्स ऑन एंडोमेट्रियम। ये तो हमें पता है कि राइजिंग लेवल जब प्रोजेस्टेरॉन का होता है तो वो कॉर्पस ल्यूटियम को क्या कर रहा होता है? कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट ऑन एंडोमेट्रियम। राइजिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो आपके पास येलोइश ऑर्गन बनता है, सही है, और येलोइश ऑर्गन से क्या रिलीज़ हो रहा होता है आपके पास? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ हो रहा होता है। एक्ट ऑन द एंडोमेट्रियम कॉजिंग द आर्टरीज टू एलोबरेट एंड कन्वर्टिंग द फंक्शनल लेयर टू द ग्लैंडुलर सेक्रेटरी लेयर। तो यहाँ पर पूछ रहा है ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें क्या बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। सो ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल विच हार्मोन एट इट्स पीक। कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाला हार्मोन अपने पीक पर होगा, तो कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। सही है, यानी सिंपल पूछ रहा है, यानी कि सवाल तो बड़ा सिंपल है। ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या कौन सा हार्मोन पीक पर होगा? ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाला हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट, ऑन विच डेट इन अ वुमेन मोस्ट लाइकली टू ओव्यूलेट इफ द फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल वाज 1 अप्रैल। 14 डेज पर होता है, 14 डेज पर होता है। इन विच डेट ऑफ अ वुमेन मोस्ट ओव्यूलेशन जो है ना वो 14 डेज पर होती है। यानी कि आपके पास अगर जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 1 अप्रैल पर हुई है तो 14 अप्रैल पर क्या होगी आपके पास? ओव्यूलेशन हो गया। अगर 2 अप्रैल होता तो फिर 15 अप्रैल होता। ठीक है, अगर 20 अप्रैल होता तो 35 अप्रैल वो आपके पास अगले महीने की 5th डेट होती, 4th डे होती। देन उसके बाद द शेडिंग ऑफ द पोर्शंस ऑफ द एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग अ यूट्राइन एनी मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड। शेडिंग ऑफ प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन, प्रो ओव्यूलेशन या ओव्यूलेशन या फिर प्रोलिफरेशन। मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और प्रोलिफरेशन तो क्या कहते हैं? डेवलपमेंट को कहते हैं। सही है, देन उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट सिक्रेटिंग हार्मोन कॉल्ड। कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होने वाले हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? कहा गया इन ह्यूमन फीमेल द डिस्चार्ज ऑफ द सेल डेब्रीज इज कॉल्ड। अगेन द डिस्चार्ज ऑफ सेल डेब्रीज, सेक्रीशन बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन बोलेंगे, ओव्यूलेशन कहेंगे और अबॉर्शन कहेंगे। इन ह्यूमन फीमेल द डिस्चार्ज ऑफ द सेल डेब्रीज इज कॉल्ड। सेल डेब्रीज का मकसद है टिश्यूज़ और क्या नाम है ब्लड कैपिलरीज वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। और मेंशन किया इसने इवन फीमेल की बात कर रही है। द ड्यूरेशन ऑफ द गेस्टेशन पीरियड्स इन ह्यूमन फीमेल इज यूजुअली 250 डेज, 260 डेज, 270 डेज या 280 डेज। व्हाट इज गेस्टेशन? द ड्यूरेशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन फीमेल इज यूजुअली 280 डेज, मतलब 9 मंथ होता है। 280 डेज, 9 मंथ, 1 मंथ तो अगर 30 है ना, 1 मिनट रुको ना, 900
270 हो गया, लेकिन क्या मंथ के आपके पास जो है सर लेकिन हमारे बुक में 270 ही लिखा है, मतलब सर 280 लिखा है, 280 लिखा है। हाँ जिसने पढ़ाया है इसमें 280 है। द ड्यूरेशन ऑफ द gestation पीरियड इन ह्यूमन फीमेल इज यूजुअली, मैं भी वही देख रहा हूँ, 270 डेज होता है। 9 मंथ की बात हो रही ना, अगर 30 के लिहाज से 9 मंथ को मैं देखें तो यहाँ पर क्या बनता है, 9 2 30 9 3 27 ही बनता है, 270 बनना चाहिए द ड्यूरेशन। अगर लेट से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 1 2 3 4 5 6 7, नॉर्मल एवरेज तो बेटा 270 ही होना चाहिए। 280 डेज 270 डेज दिखाओ बेटा, वो नहीं है। पकड़ो, 270 डेज होना चाहिए। आप लोग के आंसर की 280 क्यों कह रही, लेट मी चेक और सर्च आउट। अच्छा देखो यहाँ पर तुम लोग क्या कह रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन ह्यूमन फीमेल इज़ यूजुअली, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से लेकर के बर्थ ऑफ द बेबी का टाइम, ठीक है। उस दिनों के दौरान जो टाइम पीरियड है वो टोटल आपके पास हम कैलकुलेट करते हैं 9 मंथ, जो कि बनता है 270 डेज। लेकिन एज अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये कहा जाता है कि सिर्फ 4% ऑफ द वुमेन जो है ना वो अपने डेट पर उनकी क्या की जाती है, डिलीवरी की जाती है। लेकिन फर्दर 70% जो आपके पास वुमेन्स हैं उनका 10 डेज आफ्टर, तो 10 डेज आफ्टर, तो 10 डेज आफ्टर जो आपके पास है, तो 10 डेज आफ्टर होने की वजह से ये 270 से कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा आपके पास। तो नॉर्मल जो आपके पास ड्यूरेशन ऑफ गेस्टेशन पर ह्यूमन फीमेल इज यूजुअली, जो कि दुनिया में 70% वुमेन का है, वो कितना है, 280 डेज। 270 जनरली 9 मंथ है, लेकिन 10 डेज आफ्टर करने की वजह से क्या हो जाएगा आपके पास, 280 डेज हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट 31, इन ह्यूमंस डैश टेक्स प्लेस इन अ सेमिनिफेरस टिब्यूल, क्या होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल में, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर oogenesis होती है, हो ही नहीं सकता। स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल टॉपिक से हट के सारे ऑप्शंस थे, सिर्फ एक ही स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट, टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इन अ गिव राइज टू डैश स्पर्म्स, दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना बनेगा, दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 8 बनेगा। दो प्राइमरी गिवन राइज टू डेथ, एक से दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इन अ गिवन, देखो प्राइमरी से पूछ रहे हैं, एक प्राइमरी से 4 बनता है, तो दो प्राइमरी से टोटल 8 बनेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, ईच प्राइमरी oocyte इन द एंड गिव राइज टू डैश ओवम, ईच प्राइमरी oocyte, एक एक प्राइमरी oocyte गिव राइज टू डैश द ओवम या फिर ओवम, एक ही बनता है ओवम, बकिया तो पोलार बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, पिक अप द हैप्लॉइड सेल, स्पर्मेटोगोनियम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ही होगा, प्राइमरी oocyte उस प्राइमरी oocyte तो नहीं सर स्पर्मेटेड, क्या होगा, स्पर्मेटेड होगा हैप्लॉइड, देखो क्योंकि फिर तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में तो मियोसिस होती है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आपके पास मियोसिस होती है, तभी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंटेन 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, प्राइमरी oocyte के भी अंदर आपके पास जो है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद है, और स्पर्मेटोगोनियम इट कंटेन एज वेल 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। स्पर्मेटेड आपके पास क्या है, स्पर्म से पहले वाले को बोलते हैं, जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके पास मौजूद होते हैं। तो पिक अप द हैप्लॉइड सेल, स्पर्मेटेड। अगर यहाँ पर आपके पास क्या बल्कि चलो जब आएगा तो डिस्कस करेंगे। इट स्टार्ट्स बिफोर द बर्थ इन ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन फीमेल की बर्थ से पहले क्या, इट स्टार्ट्स बिफोर द बर्थ इन ह्यूमन फीमेल, इट स्टार्ट्स बिफोर बर्थ, स्पर्मेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुएशन, oogenesis, इट स्टार्ट्स बिफोर द बर्थ। तो भाई फीटस फॉर्मेशन जब चल रही होती है, जब प्रेगनेंसी चल रही होती है, तो प्रेगनेंसी में 6 वीक ऑफ गेस्टेशन में होता है क्या है, 6 वीक ऑफ गेस्टेशन में यॉर्क सेट जो होता है एम्ब्रियो का, सही है, उसमें प्राइमोडियल जर्म सेल माइग्रेट करते हुए जेनाइटल डिस्क से क्रॉस करते हुए कहाँ तक आ जाते हैं, यॉर्क सेट पर। और ये कब होता है, 5 to 6 वीक ऑफ गेस्टेशन, 5 to 6 वीक ऑफ गेस्टेशन के अंदर ये प्रोसेस चल रहा होता है फीमेल्स के अंदर, और स्पर्मेटोजेनेसिस तो फीमेल में होता ही नहीं है।
मेंस्ट्रुएशन आफ्टर द एज ऑफ द प्यूबर्टी होती है, फर्टिलाइजेशन भी आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी होगी, सही है। जब फर्टिलाइजेशन चल रही है एक नॉर्मल छोटी सी जो बच्ची है फीमेल, ठीक है, उसकी बात की जा रही है, तो उसमें आपके पास प्राइमरी oocyte जो है जब वो फीटल टाइम पीरियड में होती है उसी में बनना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज oogenesis विल स्टार्ट बिफोर द बर्थ इन ह्यूमन फीमेल्स। और ये किस वीक में शुरू हो जाती है? 6 वीक ऑफ गेस्टेशन में शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखो, 6 वीक ऑफ गेस्टेशन में ये प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म फ्रॉम द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म फ्रॉम द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स? कितना बनेगा? 37 का है आपके पास, 36 का आपके पास होना चाहिए, 4 ही होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी oocyte अगर प्राइमरी की बात करता तो भी 4 बनते, सेकेंडरी की बात करा तो भी 4, 2 बोलता तो फिर अलग बात होती। उसके बाद और 8 का वैसे भी ऑप्शन नहीं है। दे गिव राइज टू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। दे गिव राइज टू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब कौन सा प्रोसेस होगा जिसमें डायरेक्टली जैसे ही उसका प्रोडक्ट आएगा, डिफरेंशिएशन जैसे ही होगी तो फ़ौरन से आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिलेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मिलेगा, स्पर्मेटोगोनिया से मिलेगा, स्पर्मेटिड से मिलेगा। स्पर्मेटिड तो बाद में बनता है, स्पर्म फॉर्मेशन से पहले बनता है और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद बनता है, तो स्पर्मेटिड तो वैसे ही गया, सही है। गिव राइज टू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो स्पर्मेटोगोनिया से बेसिकली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, ठीक है। देखो उसका ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ द हाईली कॉम्प्लेक्स डक्ट सिस्टम कॉल्ड एज सेमिनिफेरस टिब्यूल्स in which repeated division by the cells of the germinal epithelium produces a spermatogonia. These increase in size and differentiate into primary spermatocytes. बेसिकली आपके पास टिब्यूल जो है सेमिनिफेरस टिब्यूल, उसमें जो जर्मिनल एपिथेलियम के सेल हैं उनकी डिफ्रेंशिएशन चल रही होती है और डिफ्रेंशिएशन से क्या बनता है? स्पर्मेटोगोनिया बनता है। स्पर्मेटोगोनिया फर्दर किस में डेवलप्ड हो जाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यही तो पीछे भी एक क्वेश्चन था, तो वहाँ पे आंसर माइटोसिस है, मेरे डिफरेंशिएशन तो आ गया। स्पर्मेटोगोनिया तो माइटोसिस के नतीजे में प्रोड्यूस होगा। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसमें क्या हो रहा है? स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस होगी, नहीं, प्राइमरी से सेकेंडरी में जब जाएगा तो आपके पास तब हो गया ना मियोसिस। देखो मियोसिस 1 चलेगा जब स्पर्मेटोसाइट से आपके पास प्रोसेस चलना शुरू हुआ, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स जब बनेगा, स्पर्मेटिड्स से पहले बनने तक मियोसिस चलता रहेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब कन्वर्ट होगा सेकेंडरी में तो आपके पास प्राइमरी विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी, मियोसिस 1 विल बी कंटिन्यू। उसके बाद जब आपके पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट होगा स्पर्मेटिड्स में तो मियोसिस 2 विल बी कंटिन्यू। और सेकेंडरी स्पर्मेटिड जब आपके पास बन गया देन स्पर्म सेल यानी कि स्पर्मेटिड्स बन गया। स्पर्मेटिड्स बनने तक कौन सा प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा? मियोसिस कंटिन्यू रहेगा। स्पर्मेटिड्स के बाद स्पर्म फॉर्मेशन तक क्या शुरू हो जाएगा? माइटोसिस शुरू हो जाएगा। दोबारा सुन लो, स्पर्मेटोसाइट से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्मेशन तक, स्पर्मेटोसाइट से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्मेशन होने तक मियोसिस 1 कंटिन्यू होती। देख लो, ये रहा डिप्लॉयड, डिप्लॉयड से कन्वर्ट हो रहा है हैप्लॉयड में। ये रहा स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट से ये आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है। प्राइमरी में तो 2 एन होता है। बुक खोलो, दिखा दो, इसमें भी बात है, यहाँ देखिए, नहीं मेंशन होगा यहाँ पर, नहीं बताएं। नहीं है मेंशन नहीं है, दिखाओ बुक दिखाओ। हमें सही है, बुक सेकेंडरी इसमें भी बात है ना, सेकेंडरी मोबाइल सिंध बोर्ड वाली बुक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक तो आपके पास बनेगा 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन रहेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, हाँ सही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होगा और प्राइमरी स्पर्मेटो
वहाँ पे मैंने वाई यहाँ पर देखो बेटा क्या लिखा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स मौजूद होते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स आपके पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल के, उनकी डिफरेंशिएशन की मदद से स्पर्मेटोगोनिया विल बी प्रोड्यूस। ठीक है। उसके बाद प्राइमरी oocyte डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म प्राइमरी oocyte से क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte बनेगा जब मियोसिस होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेज डज नॉट अकर बिटवीन 14 to 27 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ल्यूटियल फेज, सेक्रेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज या ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज नहीं होता। ओव्यूलेशन होती है नहीं ना, फॉलिकल्स तो पहले ही बन जाते हैं, उसमें से एक मैच्योर हो चुका होता है स्टार्टिंग डेज में, तो ओव्यूलेशन दोबारा नहीं होगी। 39 का आंसर क्या हो गया, 39 का आंसर क्या हो गया, ओव्यूलेशन डी। ओव्यूलेशन या प्रोलिफरेशन। Which of the following phase does not occur between 14 to 27 days of menstrual cycle? ठीक है, तो बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग फेज डज नॉट अकर बिटवीन 14 to 27 डेज, तो 1 to 5, डे 1 से डे 5 होता है मेंस्ट्रुएशन फेज। उसके बाद 5 से लेके 14 तक होता है आपके पास प्रोलिफरेशन फेज। देन उसके बाद होता है ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होगी देन ल्यूटियल होगा, ल्यूटियल के बाद सेक्रेटरी फेज होगा। तो ये सारा तो 14 से 27 के दरमियान में चल रहा होता है। तो ओव्यूलेशन डे 14 पर ही होती है, तो ओव्यूलेशन तो हो नहीं सकता। ल्यूटियल भी नहीं हो सकता क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल फेज होता है, देन फिर सेक्रेटरी फेज होता है और वो 14 से 28 डेज तक चलता रहता है। प्रोलिफरेशन जो है ये डे 6 से लेकर के डे 13 to 14 तक चल रहा होता है, लेकिन 14 से 27 डेज़ के दरमियान में प्रोलिफरेशन नहीं होती। सही है, प्रोलिफरेशन उसके फेज़ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। द फॉलिकल सेल्स आफ्टर रिलीज ऑफ द एग आर मॉडिफाइड टू फॉर्म ए स्पेशल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। इन ह्यूमन फीमेल द पीरियोडिक कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस रेडिएटा पे लगा दिया मैंने, कॉर्पस ल्यूटियम। इन ह्यूमन फीमेल द पीरियोडिक रिप्रोडक्शन साइकिल इज कंप्लीट इन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी डेज? थैंक यू। Human reproductive cycle is approximately about 28 days. Next, this hormone develops the endometrium, makes it receptive for the implantation of the zygote. Androgen follicle stimulating hormone प्रोजेस्ट्रॉन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन? प्रोजेस्ट्रॉन वैसे करता है। ठीक है, अभी बताया था प्रोजेस्ट्रॉन किससे रिलीज हो रहा था। हाँ, वेस्कुलराइजेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, एंडोमेट्रियम की वेस्कुलराइजेशन किसकी मदद से होगी? हाँ, वेस्कुलराइजेशन का मकसद है आपके वेस्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, मतलब वेलवेटी हो जाएगी आपके पास, इसमें थिकनिंग और मजीद इसकी बढ़ जाएगी। वेस्कुलराइजेशन इज प्रमोटेड बाय ईस्ट्रोजन। कहाँ से आ रहा था, कहाँ से आ रहा था? उससे रीजनरेटिंग ओवियन फॉलिकल क्या निकल रहा था? और हाँ ईस्ट्रोजन। वेस्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम एक होता है प्रोलिफ आपके पास वेस्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, वेस्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। चलो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पिकअप द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ यूट्राइन साइकिल, कौन सा है, प्रोलिफरेटिव फेज या ओव्यूलेटरी फेज? क्वेश्चन नंबर 43 था, 44 है, 44 का है आपके पास, मेंस्ट्रुएशन फेज इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ यूट्राइन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन फेज ओनली जी, मेंस्ट्रुएशन फेज जस्ट कंटेन 1 to 5 डेज। तो ये तो 13 to 15 डेज। इसका आंसर बेटा ओव्यूलेटरी फेज होना चाहिए क्योंकि इट जस्ट कंटेन द 3 डेज मैक्सिमम। मेंस्ट्रुएशन फेज तो कम से कम भी 2 to 8 डेज, अभी हमने पीछे ही देखा 2 to 7 डेज। तो ओव्यूलेटरी फेज इसका आंसर होना चाहिए, भले आंसर की में मेंस्ट्रुएशन फेज हो। दिस हार्मोन विच स्टिमुलेट द वेस्कुलराइज द एंडोमेट्रियम, फिर आ गया वेस्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम कौन कराता है? अगेन ये कह रहे हैं एस्ट्रोजन होगा, तो अभी हम इसको देख लेते हैं, इसको कंफर्म भी कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे करना चाहिए प्रोजेस्ट्रॉन को ही करना चाहिए, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिकनिंग प्रोजेस्ट्रॉन करता है, एस्ट्रोजन तो नहीं करता, लेकिन देख लेते हैं मे बी एस्ट्रोजन, शायद हम कोई बात कहीं से चूक हो रही हो। तो हार्मोन प्रोड्यूस बाय द कॉर्पस ल्यूटियम दैट प्रमोट्स द डेवलपमेंट, कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा आता है? कॉर्पस ल्यूटियम से तो प्रोजेस्ट्रॉन आता है, और उसका काम क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द यूट्राइन वायलिंग। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है वेस्कुलराइजेशन, इट मीन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ यूट्राइन लाइनिंग एंड वेस्कुलराइजेशन। वी हैव टू गो थ्रू आउट व्हाट इज मीन बाय एक्चुअल द वेस्कुलराइजेशन। वेस्कुलराइज का मकसद ये होता है कि वेसल्स की डेवलपमेंट, ठीक है, वेसल्स की डेवलपमेंट, और एक होती है सेल्स की डेवलपमेंट। तो वेसल्स की डेवलपमेंट किसकी वजह से प्रमोट होगी? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन किधर से रिलीज होता है? डीजनरेटेड फॉलिकल्स से रिलीज हो रहा होता है ईस्ट्रोजन। ठीक है, सही कह रहे हैं ये। देखो वेस्कुलराइजेशन पहले होती है, देन फिर उसी जो लाइनिंग बन जाती है, लाइनिंग की फिर डेवलपमेंट होती है फर्दर।
तो पहले वैस्कुलराइजेशन होती है और वो कौन कराता है, आपके पास डीजनरेटेड फॉलिकल से निकलने वाला हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज ईस्ट्रोजन। वैस्कुलराइजेशन हो गई मतलब उसमें वेसल्स वगैरह रीजनरेट होना दोबारा से शुरू हो गए। अब उसमें तीनों लाइनिंग को डेवलप कराना है, तो तीनों लाइनिंग के सेल्स को डेवलप कराना है, मतलब लेयर बन जाना, दैट इज कॉल्ड एज वैस्कुलराइजेशन। ग्रोथ हो गई, ग्रोथ के बाद डेवलपमेंट होगी। तो डेवलपमेंट किसकी वजह से होती है, प्रोजेस्टेरोन की वजह से। और स्टार्टिंग आपके पास जो वेस्कुलराइजेशन है, वेसल्स का फॉर्म होना और स्टार्टिंग सेल्स का बनना, ये किसकी वजह से चल रहा होगा, ईस्ट्रोजन की वजह से। ठीक है, तो इसका भी आंसर ईस्ट्रोजन हो गया। ईस्ट्रोजन पहले रिलीज होगा, वेस्कुलराइजेशन होगी, वेसल्स फॉर्म होंगे, स्टार्टिंग सेल्स आपके पास फॉर्म होंगे, देन उसकी डेवलपमेंट होगी, और डेवलपमेंट कौन कराएगा, प्रोजेस्टेरोन। देन उसके बाद पिक अप द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। इनर लाइनिंग कौन सी होगी, सबसे अंदर एंडोमेट्रियम। ठीक है, सबसे बाहर कौन सी होगी, एक्टो कहाँ से हो गया, बीच में होता है मायो। नहीं, बीच में पैरी होते हैं। नहीं नहीं, बीच में आपके पास जो है ना मायो होता है, मायोनीज बीच में हमेशा लगाते हो, तो मायो से याद रखा करो। पेरीमीट्रियम होता है सबसे बाहर, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर, मायोमेट्रियम बीच में मायोनीज की तरह होता है। ठीक है, तो वी पिक अप द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, एंडोमेट्रियम। डैश साइकिल इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल फाउंड इन ऑल द फीमेल एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स। ईस्टर साइकिल, यूट्राइन साइकिल, ओवेरियन या मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन सी साइकिल फीमेल्स में नहीं होती, नॉर्मल ह्यूमन मेमल्स में? हाँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, यूट्राइन साइकिल भी होती है, ओवेरियन साइकिल, ईस्टर साइकिल नहीं होती। ईस्टर साइकिल नहीं होती ना, ईस्टर साइकिल तो आपके पास मैमल्स के अंदर होती है, लेकिन मेल्स सॉरी, ईस्टर साइकिल मैमल्स में होती है, लेकिन ह्यूमन बींग्स में नहीं होती। ह्यूमन बींग्स के अलावा जो दूसरा उसमें ईस्टर साइकिल होती है। कहाँ से ईस्टर साइकिल होती है भाई, ईस्टर साइकिल कैसे होती है, व्हाट इज ईस्टर साइकिल, पहले तो ये तो सोचो। ईस्टर साइकिल आपके पास जो है ना, जो तुम लोगों के एलिफेंट होता है, आपके पास डॉग्स वगैरह, इनके अंदर ये ईस्टर साइकिल चल रही होती है, जिसमें रेड पीरियड वो शो करती हैं। द रिलीज ऑफ अ डैश इज टाइम टू कोइंसाइड विद द थिकनिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। द रिलीज ऑफ डैश किस चीज़ की, पोलर बॉडी, प्राइमरी oocyte या ओवम या सेकेंडरी oocyte, इस टाइम टू कोइंसाइड विद द थिकनिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस। थिकनिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस के साथ साथ किस चीज़ को आप इंक्लूड कर सकते हैं, पोलर बॉडी के साथ क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte कब बनता है, प्राइमरी oocyte से। द रिलीज ऑफ डैश, द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte इज टाइम टू कोइंसाइड विद द थिकनिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। पहले सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, सेकेंडरी oocyte जैसे रिलीज होगा, देन उसके बाद थिकनिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ यूट्रस शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि ये जैसे रिलीज होगा, जैसे ही रिलीज होगा पीछे क्या बन जाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही बनेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करना शुरू करेगा, प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन जैसे ही रिलीज होना शुरू हो जाएगा, थिकनिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ यूट्रस होना शुरू हो जाएगी आपके पास। तो द रिलीज ऑफ द प्राइमरी oocyte या सेकेंडरी oocyte, सॉरी द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte रिलीज, प्राइमरी oocyte तो नहीं रिलीज होगा ना, प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा लाइनिंग ऑफ यूट्रस को। तो पहले प्राइमरी oocyte, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte। जैसे ही सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, देन उसके बाद थिकनिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। सही है, प्राइमरी oocyte इज लिंक विद सेकेंडरी oocyte, सेकंड या प्राइमरी oocyte इज कोइंसाइड, प्राइमरी oocyte इज लिंक विद सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte देन इट इज कोइंसाइड विद द थिकनिंग ऑफ लाइनिंग यूट्रस। मतलब किसका आपस में को रिलेशनशिप है, सेकेंडरी oocyte का रिलेशनशिप हो गया ना थिकनिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस में, क्योंकि इससे जो आपके पास सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हो जाएगा, जहाँ से रिलीज होगा, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। तो सेकेंडरी oocyte, देन उसके बाद लास्ट द साइकिल इन ह्यूमन इन्वॉल्व द डैश प्रिपरेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल टू रिसीव द एम्ब्रियो ऑफ द फर्टिलाइजेशन अकर्स। The dash cycle, menstrual cycle, ovarian या uterine cycle in human females involve the preparation of the uterine wall। दो मेन फेज होते हैं menstrual cycle आपके पास human female reproductive phase के। The preparation in the uterine cycle जो आपके पास होती है ना, उसमें क्या होता है, involve the preparation of the uterine wall। uterine wall की preparation uterine cycle में होती है, और अगर नहीं होती तो फिर menstrual cycle शुरू हो जाती है। सही है, यानी मेंस्ट्रुएशन बिगिंस हो जाती है, और अगर आपके पास रिप्रोडक्शन हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो गई, तो फिर आपके पास यूट्राइन साइकिल इन ह्यूमन इन्वॉल्व द प्रिपरेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल, यानी कि प्रिपरेशन होती है यूट्राइन वॉल की, ताकि एम्ब्रियो क्या हो जाए, आपके पास आकर के वहाँ पर लग जाए। तो यूट्राइन साइकिल के नतीजे में ये प्रोसेस चल रहा होता है।